ससुर के देहांत और पति के छोड़ जाने के बाद सपना ने अकेले ही अपने ससुराल की जिम्मेदारी संभाली थी, क्योंकि ससुर और पति के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी सपना के ऊपर ही आ गई थी। सपना की जिंदगी में बुरे दिनों का सिलसिला चल रहा था। उस समय उसका देवर छोटा था और सास बीमार, पर समय कैसे बीत गया सपना को पता ही नहीं चला। और आज उसके देवर रवि की नौकरी लग जाती है। माँ भाभी कहाँ हैं आप दोनों? आप दोनों को एक खुशखबरी देनी है, मेरी नौकरी लग चुकी है। ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। अब मेरी बहू के कंधे से कुछ बोझ तो कम होगा। हाँ माँ, अभी तो ये बस शुरुआत है। देखना, अभी छोटी नौकरी करूँगा और फिर कुछ समय बाद बहुत बड़ी नौकरी, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि भाभी को काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान करे देवर जी वो दिन जल्दी आ जाए, पर फिर भी मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी जब तक आपका परिवार बसता हुआ ना देख लूं। रवि की छोटी सी नौकरी लगने से मानो जैसे घर में खुशियाँ ही आ जाती है, क्योंकि सपना का थोड़ा सा बोझ कम हो चुका था। सपना अपने घर में अभी तक इकलौती थी जो काम करती थी, पर अब उसका देवर भी था। इसी तरह से 1 महीना बीत जाता है और रवि की सैलरी आती है। बेटा तेरी सैलरी आ गई, तो एक काम कर, ये सारी सैलरी अपनी भाभी को दे दे। आखिर वही तो इस घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए घूम रही है। माँ जी, मैं अपनी सैलरी आपको देती हूँ और आप देवर जी को उनकी सैलरी मुझे देने के लिए कह रही हैं? हाँ बहू, क्योंकि इतने समय से तो अकेले इस घर को संभाल रही थी। देवर जी आप अपनी सैलरी माँ जी को ही दीजिए, माँ जी तो ऐसे ही भावुक हो जाती हैं। वैसे माँ जी मैं सोच रही थी कि हमारा रवि बड़ा हो गया है, क्यों ना आप उसके भी हाथ पीले करवा दिए जाए। अरे बहू, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। क्या पता शादी होने के बाद अपने यार दोस्त में उठना बैठना कम कर दे और भी ज़्यादा मेहनत करे। आखिर बीवी बच्चे जो पालने होंगे। क्या भाभी, आप भी ना, और माँ, मैं कोई आवारागर्दी नहीं करता। रवि अपनी शादी की बात सुनकर शर्मा जाता है और वहाँ से चला जाता है, पर सुमित्रा और सपना समझ जाते हैं कि रवि शादी करने के लिए राज़ी है। अब बहुत जल्द सपना और सुमित्रा मिलकर रवि के लिए निहारिका नाम की एक लड़की देखते हैं। माँ जी मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद है, एक बार देवर जी से भी पूछ लीजिए ना। भाभी आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। बहू, हम रवि की शादी तो कर रहे हैं, पर इतने पैसे कहाँ से आएंगे? माँ जी अब मैं अकेली नहीं हूँ इस घर में काम करने वाली। मैंने कुछ पैसे जोड़ कर रखे थे और कुछ कर्ज ले लेंगे, और तो और देवर जी है ना, हम दोनों मिलकर भी इस घर को चला ही लेंगे और इस कर्ज को भी चुका लेंगे। क्योंकि रवि अभी ज़्यादा नहीं कमाता था, इसलिए ज़्यादा पैसे भी जमा नहीं कर पाया था, जिस वजह से सपना कर्ज लेकर अपने देवर की शादी करवा देती है। शादी के कुछ दिनों तक तो सब सही चलता है, पर एक दिन रवि के ऑफिस में रवि के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, जिस वजह से रवि की नौकरी चली जाती है। रवि निराश होकर घर आता है और सारी बात अपने घर वालों को बताता है, जिसे सुनकर घर वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अरे ऐसे कैसे आप पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा सकता है? भाभी देखिए ना, रवि क्या कह रहे हैं कि चोरी के इल्ज़ाम में फंसा दिया गया और कंपनी ने इन्हें काम पर से निकाल दिया, और तो और उन्होंने इनकी इमेज डाउन कर दी। अब तो इन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। अब तुझे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, और अगर तू काम नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा? हमने तेरी शादी के लिए इतना कर्जा लिया था, वो कैसे चुकेगा? ये हमारे साथ क्या हो रहा है? दीदी आप भी काम छोड़ने वाली है। अगर आपने भी काम छोड़ दिया तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। निहारिका, माँ जी, रवि, तुम तीनों परेशान मत हो। अब मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी, वो भी तब तक जब तक तुम्हारे सर से ये झूठा इल्ज़ाम हट नहीं जाता और एक बार फिर तुम्हें तुम्हारी नौकरी मिल नहीं जाती। एक बार फिर मैं अकेले ही अपने घर की जिम्मेदारी संभालूंगी। पर भाभी, पहले में और अब में बहुत फ़र्क है। अरे कुछ फ़र्क नहीं है रवि, और तुम परेशान मत हो। तुम्हारे ऊपर जो झूठा इल्ज़ाम लगा है ना, वो चला जाएगा। तुमने बताया ना कि पुलिस तहकीकात कर रही है, तो असली गुनहगार को उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। रवि की नौकरी जाने के बाद घर की एक बार फिर से पूरी जिम्मेदारी सपना के ऊपर आ जाती है और वो अकेले ही घर में काम करने वाली होती है। जहाँ सपना नौकरी कर रही होती है, वहीं निहारिका पूरे घर की देखभाल। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, पर अब तक रवि के सर से झूठा आरोप नहीं हटता, जिस वजह से रवि कोई काम नहीं कर पाता और हर समय घर में रहता है। घर में रहने की वजह से रवि चिड़चिड़ा हो जाता है, तो वहीं दूसरी ओर
निहारिका भी अपने फैशन कम नहीं करती। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, खाना बन चुका है, चलकर खा लीजिए। निहारिका बहू कुछ देर रुक जा, सपना बहू भी बस ऑफिस से आती ही होगी। पता नहीं माँ जी, जेठानी जी कौन सा काम करती है, हमेशा घर लेट से ही आती है। हम क्यों उनका इंतज़ार करें, वो जब आएंगी तो अपना खाना खुद निकाल कर खा लेंगी। बहू भूल मत, ये घर तेरी जेठानी ही चला रही है। वो इकलौती है जो घर में काम करने वाली है। अगर वो काम ना करे ना तो हम सब भूखे मर जाएंगे। और तू तो बस फैशन ही पूरा कर रही है, वो भी तेरे पति की कमाई से नहीं बल्कि तेरी जेठानी की कमाई से। सुमित्रा निहारिका को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर निहारिका को बहुत गुस्सा आता है और वो ये बात रवि को बताती है। रवि किसी बात का कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद जब सपना घर आती है तो सब खाने के लिए बैठते हैं। खाने में शाही पनीर और नान देखकर सपना निहारिका से कहती है, निहारिका, घर की जिम्मेदारी तुम्हारी ऊपर है, थोड़ा सोच समझ कर खाना बनाया करो। रोज़ इतनी महंगी सब्जी बनानी ज़रूरी नहीं, जानती हो ना हमारे ऊपर कितना कर्ज है। दीदी, अगर आपको मेरे घर में काम करने से इतनी ही दिक्कत है तो घर की जिम्मेदारी भी आप संभाल लो। मेरा तो जो दिल करेगा मैं वही बनाऊंगी और वही खाऊंगी। खाना है तो खाओ, वरना अपना हिसाब गिनती रहो। निहारिका बहू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे तू तो कितनी समझदार थी और अब कैसे बच्चों जैसी हरकतें कर रही है। तेरा पति काम नहीं कर रहा, तुझे ये बात समझ में नहीं आती क्या कि घर चलाना सपना बहू के लिए कितना मुश्किल हो रहा है। रवि काम नहीं कर रहे इसलिए मैं आप लोगों की खरी खोटी सुनती रहूं। अगर मेरा पति काम कर रहा होता तो आज मुझे किसी की बात नहीं सुननी पड़ती। निहारिका इतनी छोटी सी बात का इशू बनाकर रोती हुई वहाँ से चली जाती है। ये देखकर रवि को बहुत बुरा लगता है और वो भी अपनी बीवी का पक्ष लेता है। बस करो भाभी दिखावा करना। मानता हूँ घर में आप अकेली हैं काम करने वाली, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हर समय निहारिका को सुनाती रहेंगी। माँ, कुछ दिनों से अगर मैं काम नहीं कर रहा तो क्या आप मेरी बीवी को इस तरह से जलील करोगी? कोई बात नहीं, मेरे दिन हमेशा बुरे नहीं रहेंगे। और एक बात, मैं भैया की तरह भगोड़ा तो नहीं हूँ। रवि भी अपनी माँ और भाभी को ताना देकर चला जाता है। ये सुनकर सपना और सुमित्रा को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद सपना कुछ भी कहना बंद कर देती है ताकि घर में शांति बनी रहे। समय यूं ही बीतता है और रवि के ऊपर से सारे इल्ज़ाम हट जाते हैं। एक बार फिर उसकी नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने के बाद रवि एक बार फिर पहले की तरह हो जाता है। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी गलती के लिए अपनी भाभी से माफ़ी भी मांगता है। भाभी, इन दिनों मैंने और निहारिका ने आपसे जो भी कहा उसके लिए हमें माफ़ कर दो। मैं काम नहीं कर रहा था, घर में बैठे बैठे पागल हो रहा था, इसलिए मैंने गुस्से में ये सब कहा। अब आप काम मत करो, अब मैं हूँ ना, मैं घर संभाल लूँगा। देवर जी कहते हैं ना, एक से भले दो। हम दोनों काम करेंगे, क्या पता समय हमें कौन सा दिन दिखा दे। सपना ने इन कुछ दिनों में इतना सब कुछ देख और सहन कर लिया था कि अब उसे समझ में आ गया था कि उसका घर में काम करना कितना ज़रूरी है। अगर सपना काम ना करे तो शायद उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना हो, इसलिए वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ती। अरू पेशे से बैंकर थी और उसे अपने करियर से बहुत प्यार था। अरू, कल तुम कब आई? अरे 12 बज गए थे। सारे कैश गिनना, डिपॉजिट करना, वक्त का तो पता ही नहीं चला। आपने खाना तो खा लिया था ना? हाँ, मैंने तो खाना खा लिया, लेकिन तुम्हारे बेटे ने नहीं खाया। अरे कैसी बात कर रहे हो? 1 साल के बच्चे को क्या पता, क्यों नहीं खिलाया उसे? अरू जैसे ही अपने 1 साल के बेटे के पास जाती है, वो खुशी से माँ को चिपक जाता है। ये लो मेरा बेबी, खाना खा, खाना, मेरा बेटा। अरू प्यार से बच्चे को खाना खिलाती है। वो पूरा खाना खा लेता है। अरू, उसे तुम्हारी जरूरत है, तुम उसे वक्त क्यों नहीं देती हो? अरे दे तो रही हूँ ना, और इससे ज्यादा कैसे वक्त दूं? नौकरी भी तो जरूरी है। किसने कहा क्यों जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, मैं कमा रहा हूँ ना, तुम घर पर रहो। वाह, क्या बात कर दी तुमने। यही बात मैं बोलती तो कि तुम घर में रहो, मैं कमा रही हूँ। तो जरूर छोड़ देता, अगर मुन्ने की जरूरत मैं पूरी कर पाता तो। वो तुम्हें ही पूछता है, तुम्हारे बिना कुछ नहीं खाता। अरू, देखिए, लड़ाई करने का मन है ना तो खुल के कर लीजिए लड़ाई। खैर, बात आई गई हो जाती है। एक दिन बैंक में आरू काम कर रही थी कि नौकरानी का फोन आता है।
देवी जी, वो बाबा आज। लेकिन अरु उसकी बात सुने बिना ही जोर से चिल्लाती है, ऑफिस में काम करूं या तुम्हारा बाबा पुराण सुनूं? 15,000 देती हूँ मैं तुम्हें, पता है ना? वो भी कोई काम नहीं है, सिर्फ एक बच्चे को देखना होता है जो ज्यादातर सोता ही रहता है। अब वो भी नहीं हो रहा है तो बता दो, मैं किसी और को देख लेती हूँ। नौकरानी डर जाती है। नहीं मैम साहब, सब ठीक है। वो फोन रख देती है। देर शाम जब अरु घर पहुंचती है तो वहां ताला होता है। अरे ये कहाँ गए? लगता है मुन्ने को आइसक्रीम खिलाने ले गए होंगे। एक काम करती हूँ, यहाँ गार्डन में ही बैठ जाती हूँ। अरु वहीं बैठकर अपना लैपटॉप खोल लेती है, लेकिन देर तक काम करने के बाद भी घर में कोई नहीं आता। वो पति को फोन करती है। क्या है यार, कहाँ हो? मजे करने जा रहे हो बच्चे के साथ तो ठीक है, लेकिन बता कर तो जाओ। आ गई तुम? डोरमेट के नीचे घर की चाबी है, खाना बना है, खाकर सो जाना। तुम्हें तो कोई टेंशन है ही नहीं ना बच्चे की। फिर शुरू मत हो जाना, नींद आ रही है, कल सुबह जाना है फिर। अरु खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह वो वक्त से तैयार होकर ऑफिस चली जाती है, लेकिन अगली शाम जब फिर उसे घर कोई नहीं मिलता तो वो पति को फोन करती है। अरे यार कहाँ चले गए तुम, बता कर तो जाया करो। अच्छा, बड़ी जल्दी याद आ गई हमारी। मुन्ना परसों गिर गया था, उसे चोट लग गई थी, मैं अस्पताल में हूँ। क्या बात कर रहे हो? कहाँ है वो नौकरानी? रुको मैं बात करती हूँ उससे। उसने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। उसने तुम्हें बताया था, लेकिन तुमने उसे बात सुने बिना ही डरा दिया था कि तुम उसे निकाल दोगी। वो डर के मारे तुमसे कुछ बोल ही नहीं पाई। अरु परेशान हो जाती है। वो अस्पताल जाती है और बच्चे का ख्याल रखती है। ये तो चमत्कार हो गया, आपका बच्चा रिकवर नहीं कर रहा था 2 दिनों से, अब देखिए कैसे फटाफट ठीक हो गया। इसे कहते हैं माँ का प्यार। खैर कुछ साल बीतते हैं। मुन्ना थोड़ा बड़ा होता है। एक दिन, अरे खाना क्यों नहीं खाया? गलत बात है ना, खाना खाया करो बेटा, नहीं तो पतले हो जाओगे। नहीं माँ, मैंने खाना खा लिया, वो भी ढेर सारा। अरु को विश्वास नहीं होता। खाना खा लिया? अरे कहाँ, कैसे खाया? वो पास वाली आंटी के घर में मैं दोस्तों के साथ खेल रहा था तो पता नहीं मैंने वहीं पे खाना खा लिया। हाँ सच्ची ना? अच्छा मैं आंटी को फोन करके पूछती हूँ। अरु पड़ोसन को फोन करती है। भाभी जी, वो मुन्ना बोल रहा है कि आपके घर खाना खा लिया था, सही है क्या? हाँ जी भाभी जी, उसने तो 3 रोटी खाई। बोल रहा था आंटी गरम रोटियां कितनी अच्छी लगती है, मेरी मम्मी तो सुबह ही बना देती है रात का खाना। भाभी जी, बच्चों को ताज़ा ताज़ा बनाकर खिलाया करिए ना। देखिए मैं तो अपने हाथ से खिलाती हूँ। एक मिनट भाभी जी, मैंने राय नहीं मांगी आपसे, बस ये पूछा कि मेरे बेटे ने खाना खाया था या नहीं, भाषण देने को नहीं कहा था। अगले रोज मुन्ना फिर दोस्त के घर चला जाता है। आंटी कल जैसी रोटी खिलाओ ना। पड़ोसन दिल की बहुत अच्छी होती है। वो अपने पति से कहती है, अरे देखो ना, बेचारा बच्चा सारा दिन नौकरानी पालती है, जब मूड होता है तो खाना देती है, नहीं तो बस माँ के आने के वक्त ही सारा प्यार इस पर लुटाती है। ठंडा खाना, कपड़े भी पता नहीं कैसे पहनाती है। माँ नौकरी करती है तो बेचारा सारा दिन इधर उधर घूमता रहता है। अरे कोई बात नहीं ना, तुम कुछ खाने को दे दो। बेचारा अच्छे घर का बच्चा आस पड़ोस और नौकरानी के भरोसे रहता। फिर एक रोज, माँ मैम ने बुलाया है। ठीक है बेटा, हम कल चलेंगे। मैं भी ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ, क्योंकि तुम्हारी मम्मी को तो काम से जाना होगा, है ना, वो भी ज़रूरी। हाँ कल एक्चुअली ना मीटिंग है, मैंने ही रखी है, तो मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगा। मैं लेट हो जाऊंगी तो तुम चले जाना ना, एक ही तो बात है, तुम जाओ या मैं। देखो मेरे ऑफिस में भी बायर्स आने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं 1 घंटे का एक्सक्यूज कर सकता हूँ। पति बच्चे के स्कूल जाता है, जहाँ टीचर उसे मुन्ने की ढेर सारी कमी, कॉन्फिडेंस का लेवल लो होना बताती है। पति घर आकर अरु को बताता है, अरे यार ये स्कूल वाले भी ना बस बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, इग्नोर यार। लेकिन ऐसा होता नहीं। अब पड़ोसन का प्यार मुन्ने को भाने लगता है और अरु अपने बच्चे से दूर होने लगती है। उसके बर्थडे के दिन, अरे भाभी जी, मैं आपके बेटे को पार्टी के बाद घर छोड़ दूंगी। अरे नहीं,
वो तो मुन्ने से इतना प्यार है कि मैंने सोचा मैं भी बर्थडे में आ जाऊं। आपकी मदद कर देती हूँ बच्चों को खाना सर्व करने में। पड़ोसन मुन्ने के बर्थडे में रुक जाती है। अरु जैसे ही मुन्ने को कपड़े पहनाने लगती है, मैं नए कपड़े आंटी के हाथ से पहनूंगा। नहीं, मैं पहनाऊंगी। वो जबरदस्ती कपड़े पहनाने की कोशिश करती है, लेकिन मुन्ना मानता ही नहीं। अरे पहनाने दो ना, कोई बात नहीं, आज उसका जन्मदिन है, आज तो मत करो ऐसा व्यवहार। अरु कपड़े पड़ोसन को दे देती है। फिर पार्टी शुरू होती है, जहाँ केक काटने के वक्त नहीं नहीं, मैं आपके हाथ से नहीं, आंटी के हाथ से केक कटवाऊंगा। आंटी। वो रोने लगता है। अरु इस बार पति का चेहरा देखती है और पड़ोसन को चाकू देकर सामने खड़ी हो जाती है। केक पड़ोसन कटवाती है कि तभी वहां पति के ऑफिस से उसका दोस्त आता है। वो पड़ोसन को ही माँ समझ लेता है। नमस्ते भाभी जी, बच्चे का जन्मदिन मुबारक हो, ये लीजिए छोटा सा तोहफा। अरे नहीं नहीं, गलती हो रही है आप लोगों की। भाभी जी मैं हूँ, ये नहीं। लेकिन वो देखते हैं कि मुन्ना उसी से चिपका खड़ा होता है। अरु समझ जाती है कि गलती कहाँ हुई है। फिर अगले दिन, अरे अरु, तुम घर पर, ऑफिस नहीं गई? मुन्ने का टिफिन तैयार कर रही हूँ। उसे स्कूल आज से मैं ही छोड़ने और लेने जाऊंगी। आप बस को मना कर देना। और ऑफिस? जाऊंगी ना, लेकिन वक्त से आऊंगी भी और वक्त से जाऊंगी भी। नौकरी करना मेरा फैसला है और मुन्ना मेरी जिम्मेदारी। दोनों का तालमेल अब मेरी टेंशन। चलो ये लो अपना टिफिन। अच्छा, तो ये चक्कर है। ये देवरानी मैडम रोज अच्छे अच्छे पकवान लाकर अपने कमरे में छुपा कर रखती है। रजनी देख रही है कि उसकी देवरानी झिलमिल अपने कमरे की अलमारी में बिस्किट्स, वेफर्स और कई सारी फूड आइटम्स छिपा कर रख रही है। चलो, रख दिया छुपाकर। अब रात में धीरज जी और मैं, हम दोनों फिल्म देखते हुए मस्त आराम से ये चटर मटर खा सकते हैं। बाहर रखती या रसोई में रखती तो जेठ जी, ससुर जी, सासू माँ और जेठानी साहिबा सब सफाचट कर जाते। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कहानी है कंजूस देवरानी झिलमिल और महाकंजूस जेठानी रजनी की। झिलमिल घर वालों से छुपा कर खाने का सामान लाती और अपने कमरे की अलमारी में छुपा कर रख देती। वहीं रजनी भी कुछ कम नहीं थी, वो तो इससे भी बड़ी महाकंजूस होती है। चलिए देखते हैं ये मजेदार कहानी। सासू माँ, ये देखिए, अब तो मैंने आपको हॉल से झिलमिल के कमरे तक ला दिया। देखिए तो अलमारी में आंखें फाड़ फाड़ के, जूम मार मार के देखिए कैसे मेरी कंजूस देवरानी मैडम रोज रोज बनिए की दुकान से और वो महंगे वाले कोठी के पास के सुपरमार्केट से खाने का सामान लेकर आती है। सास कौशल्या सामान को देखकर हैरान रह जाती है। हाय हाय हाय, ये तो 100 रुपए का बिस्किट है और ये मिठाई, ये भी कितनी महंगी वाली है। ये चकली चिवड़ा। देख लिया ना अब आपने भी। आपको परसों मिठाई खाने का कितना मन कर रहा था और बाहर भीषण बारिश भी हो रही थी, लेकिन मजाल है झिलमिल की, जो उसने एक बार भी नहीं सोचा आपको मिठाई देने के बारे में। और तो और ये देखिए, ये मिनी फ्रिज, इसमें भी कोल्ड ड्रिंक्स और कई सारा सामान रखा है। हाय 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 हाय, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, आइसक्रीम, किशमिश, शाही टुकड़ा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला। झिलमिल बहू, तुमने ये बहुत गलत किया हमारे साथ। वही तो, एक नंबर की कंजूस देवरानी है मेरी। तभी वहां कमरे में झिलमिल आ जाती है। कंजूस किसको बोला? किसको बोला कंजूस? अरे मैं कंजूस देवरानी तो आप महाकंजूस जेठानी। सासू माँ, आपको लग रहा होगा कि मैंने ये सब छुपाकर आपको धोखा दिया, कंजूसी की, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो मेरी महान सभ्य जेठानी जी है ना, वो तो मुझसे भी बड़ी महाकंजूस है। आइए आइए ना आप मेरे साथ। झिलमिल कौशल्या का हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए रजनी के कमरे में ले जाती है और वो उसकी अलमारी की तिजोरी खुलवाती है, जिसके बाद उसमें कई सारे नोटों के बंडल और ढेर सारा जेवरात पाया जाता है, जिन्हें देखकर कौशल्या की आंखें फटी की फटी रह जाती है। हाय 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 हाय, इतने सारे जेवर और पैसे। जेठानी जी ने अपने मायके से ही लाया है ये सब।
जब भी किसी फंक्शन में जाना हो तो ये इन्हें अपने बैग में भरती है और घर के बाहर निकलने पर इन्हें पहन लेती है। चुप रहो तुम, ज्यादा बकवास मत करो। चुप तो अब आप रहिए सासू माँ, मैंने तो सिर्फ खाने को छुपाकर कंजूसी की है, लेकिन जेठानी जी, अरे इन्होंने तो पैसे और जेवर छिपाए हैं। पिछले महीने जब हम पर पैसों की समस्या आन पड़ी थी, तब इन्होंने तो अपनी तिजोरी से एक फूटी कोड़ी ना दी, और ये मेरी बैंड बजाने के पीछे तुली हुई है। आए देवरानी की बच्ची, भूल मत, मैं तुझसे उम्र और रिश्ते में बड़ी हूँ। ज्यादा बदतमीजी की ना तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी। आप क्या उधेड़ेंगी मेरी खाल? मैं आपके बाल नोच लूंगी और आपको बॉब कट कर दूंगी। फिर आप रजनी से रजनीकांत बन जाना और उनकी जैसे मस्त मस्त हेयर स्टाइल्स बनाना। दोनों बहुओं की तू तू मैं सुनकर कौशल्या परेशान होकर एक बार में ही चिल्ला पड़ती है। बस, अरे बस बेकरो तुम दोनों। ये क्या जंगली बिल्लियों की तरह लड़े जा रही हो हैं? ना तो देवरानी कम है ना जेठानी, दोनों की दोनों आज मेरी नजरों से उतर चुकी हो। अब मैंने फैसला ले लिया है, तुम दोनों का यही हाल रहा तो मैं तुम दोनों को भी प्रॉपर्टी का 1% हिस्सा भी नहीं दूंगी। और करती रहो कंजूसी। वो क्या कहते हैं, कीप इट डाउन। कीप इट डाउन नहीं, कीप इट अप होता है सासू माँ। आय नासपीटी, तुझे शर्म नहीं आती? ऐसे माहौल में भी अपनी सास को सही कर रही है, हैं? गधी बेवकूफ बम्या, न जाने कौन सा मनहूस दिन था जब मेरे बेटों को तुम जैसी पगलेट लड़कियों से प्यार हो गया। आग लगे तेरे जेवर को और आग लगे तेरे खाने के सामान को। कौशल्या गुस्से से तिल मिलाकर वहां से चली जाती है। अब दोनों बहुएं घबरा जाती हैं और कहती हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सासू माँ की नजरों में मैं बुरी बन गई, मेरे हाथ में जायदाद का एक हिस्सा भी नहीं आएगा। मुझे उनकी नजरों में अच्छा बनना ही होगा। सासू माँ की नज़र में तो मैं ही अच्छी बनूंगी और प्रॉपर्टी भी मेरे नाम ही होगी। और डियर जिठानी जी, आप लाख कोशिश कर लो, लेकिन आपके किए किराए पर पानी फेरने के लिए मैं बैठी हूँ ना यहाँ पे। झिलमिल और रजनी, अब दोनों का सिर्फ एक ही मकसद रहता है, अपनी सासू माँ की नजर में इतना अच्छा बनना कि वो प्रॉपर्टी से बाहर निकालने का फैसला बदल दें और उनके नाम ही प्रॉपर्टी हो जाए। रजनी अब सासू माँ के लिए स्पेशल पकवान बनाने में जुट जाती है। आहा, खुशबू तो सालिड आ रही है। भगवान करे स्वाद भी अच्छा ही हो। चलो, अब आटे के गुलगुले हो गए, बेसन की बर्फी डन, फाफड़ा, जलेबी, पात्रा, पनीर पकोड़े, समोसे, चाट, मटर, पोहा, छोले, पूरी, आलू टिक्की, सब कुछ डनाडन डन डन डन। आप जब सासू माँ ये सारा खाना खाएंगी तब वो मुझसे बहुत खुश हो जाएंगी और जो रायता मैंने फैलाया था वो भी साफ हो जाएगा। सासू माँ के मन में मेरे लिए फिर से प्रेम ही प्रेम जाग जाएगा। लेकिन झिलमिल के होते हुए ये सब मुमकिन हो? ये तो नामुमकिन है जनाब। जैसे ही रजनी 1 मिनट के लिए रसोई से बाहर क्या जाती है, झिलमिल तुरंत वहां आकर सारे पकवानों पर तीखा पाउडर छिड़क देती है और फिर से छुप जाती है। रजनी वापस आती है और कौशल्या को सारा खाना परोसती है। जब कौशल्या खाना चखती है तो उसे इतना तीखा लगता है कि उसकी जीभ ही जल जाती है और जान ऊपर नीचे होने लगती है और वो इसके मारे कूदने, नाचने, गाने और सर हिलाने लगती है। पानी दो कलमुइयो, टुकुर टुकुर देख रही हो अपनी सास का तमाशा। झिलमिल फटाफट जग में से पानी ग्लास में निकाल कर कौशल्या को देती है और कौशल्या को पिलाती है, जिसके बाद धन्यवाद झिलमिल बहू। और तू करम चली, तुझे जरा भी अकल वकल नहीं है क्या, या बेच आई है अपनी अकल कहीं? तुझे पता भी है कितना तीखा लगा मुझे रजनी बहू। इन सब करामतों के कारण तू और गिर गई मेरी नजर में। जाने दीजिए ना सासू माँ, आप ये लीजिए, जल जाइए। हाँ? तेरी मेरा मतलब जल पीजिए और ये मिठाई खाइए, देसी घी की है। वैसे अब ठीक है ना आप? हाँ डियर झिलमिल बहू, अब ठीक हूँ मैं। झिलमिल रजनी को देखकर आंख मारती है और मुस्कुराती है। रजनी समझ जाती है कि ये सब झिलमिल ने ही किया है। अब मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मैं आइंदा से ऐसी गलती फिर से नहीं करूंगी। इतना कहकर रजनी अपने कमरे में चली जाती है। वहीं अगले दिन झिलमिल शॉपिंग मॉल में जाकर कौशल्या के लिए कपड़े और ज्वेलरी खरीदती है।
ये पैसे मेरे सेविंग्स के हैं, एक एक रुपया जोड़ जोड़ कर सेव किए हैं मैंने ये पैसे। अब इन्हीं को खर्च कर सासू माँ को खुश करने के लिए अच्छी अच्छी बनारसी साड़ियाँ और ज्वेलरी खरीदती हूँ। बुढ़िया खुश हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर रजनी भी तो मौजूद होती है, जो झिलमिल का पीछा करते करते मॉल में आ पहुंची थी। वो छुप कर झिलमिल पर नजर रखती है। क्यों देवरानी मैडम, बड़ा मजा आया था ना उस दिन तुझे मेरी इतने घंटों के खून पसीने से बनाए हुए खाने की मेहनत को मिट्टी में मिलाने में। अब तो देख तेरी सेविंग्स के पैसों को कैसे मैं बर्बाद करती हूँ। झिलमिल घर आकर कौशल्या को साड़ियाँ और गहने देती है। तभी उन्हें खोलकर कौशल्या देखती है कि साड़ियाँ तो फटी हुई है और गहने भी नकली हैं। ओए कुलक्षणी, तेरी इतनी हिम्मत! ये देखिए साड़ियाँ सारी फटी हुई हैं। ये गहने, अरे ये 100 रुपए में बिकते हैं बाजारों में। तूने मुझे इतना चीप समझ रखा है क्या? बावड़ी पुछ, बेअकल! बात मत करना मुझसे, डाकन कहीं की। झिलमिल ये सब देखकर एकदम हैरान हो जाती है और तभी रजनी उसे आंख मारती है और मुस्कुराती है। अच्छा, तो तुमने अपना बदला लिया है। कोई शक? मैंने ही वो साड़ियाँ फाड़ दी थी और उन गहनों को नकली गहनों से बदल दिया। अगर मैं सासू माँ की नजर में अच्छी नहीं बन सकती तो मैं तुम्हें भी तो नहीं बनने दूंगी ना। अब तो ये सब वक्त ही बताएगा। कुछ दिनों बाद कौशल्या का जन्मदिन आता है और उस खास दिन झिलमिल सास के लिए एक बड़ा तोहफा लाती है और रजनी भी सास के लिए केक लाती है। लेकिन अब भी दोनों देवरानी जेठानी बाज नहीं आई थी। रजनी झिलमिल के तोहफे के बॉक्स में कचरा भर देती है और वहां झिलमिल रजनी के केक को चाकू से तहस नहस करके बिगाड़ देती है। जब सास कौशल्या केक बॉक्स और तोहफे का बॉक्स खोलती है तब बिगड़े हुए केक और तोहफे की जगह कचरा देखकर गुस्से से आग बुबला हो जाती हैं। ये सब क्या है? सासू माँ, ये मैंने नहीं किया, यकीन कीजिए मेरा। ये इस झिलमिल ने क्या होगा ताकि मैं आपकी नजरों में और गिर जाऊं। व्हाट? भला मैं ऐसा क्यों करूं? अरे मेरी सास का जन्मदिन है, मैं तो उनकी खुशी ही चाहूंगी ना सासू माँ। सासू माँ, मुझे पता है ये जेठानी जी ना मुझसे जलती है और इसीलिए इन्होंने मेरे गिफ्ट बॉक्स में कचरा भर दिया। सॉरी सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए और जेठानी जी को सजा दीजिए। कौशल्या परेशान होकर सब कुछ यहाँ से वहाँ फेंक देती है। तुम दोनों बहुओं की ऐसी की तैसी, आज से तुम दोनों मेरी बहुएं नहीं रही और मैं अभी के अभी तुम्हारे नाम पे जो जो हिस्सा है उसे खत्म कर देती हूँ और तुम दोनों को भी जायदाद से बेदखल कर देती हूँ। कौशल्या प्रॉपर्टी के पेपर्स लाती है और उन्हें मोमबत्ती की आग से जला देती हैं और रजनी और झिलमिल रोते ही रह जाते हैं। नहीं।